हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करते हैं कि हमारे लास्ट जो उन्होंने बात करी थी वो हमने करी थी हमारे हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, जो कि पूरे बेस करते थे उनके मेंटल लेवल पे, उनके मेंटल हॉरिजन पे या उनके लेवल्स पे। आज हम लोग बात करेंगे हमारे एक नेक्स्ट फिलोसफर जो कि है एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर ये इनका ही वाज बोर्न इन यूएसए इन 1856। एफ.डब्ल्यू. टेलर जो है वो यूएसए में बोर्न हुए थे 1856 में। एफ.डब्ल्यू. टेलर का कहना था कि आप हर प्रॉब्लम के लिए या डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए सेम सॉल्यूशन अप्लाई नहीं कर सकते हो। यानी कि अगर आपकी प्रॉब्लम डिफरेंट है तो ये जरूरी नहीं है कि आपकी डिफरेंट प्रॉब्लम के लिए सबका सॉल्यूशन एक ही हो, या अगर आपकी प्रॉब्लम हर बार सेम ही आ रही है तो उसका सॉल्यूशन भी हर बार सेम हो, ये भी जरूरी नहीं है। ठीक, जैसे आपके मार्क्स हैं, आपके मार्क्स एक बार कम आए तो आपने नेक्स्ट टाइम पढ़ाई करी, मार्क्स अच्छे हो गए। आपके मार्क्स दो बार खराब आए कंटिन्यूअसली तो इट डजंट मीन कि आप पढ़ाई में वीक हैं। हो सकता है उसके दो अलग अलग रीजंस हो, तो उन दो अलग अलग रीजंस के दो अलग अलग सॉल्यूशंस होंगे। तो हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या किया, इन्होंने कुछ रिपीटेड एक्सपेरिमेंट किए, कुछ इन्होंने चीजें फाइंड आउट करी, कुछ इन्होंने एक्टिविटीज करी, जिसके बेस पे एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दो चीजें डिस्कवर करी। पहली, एफ.डब्ल्यू. टेलर साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, एंड दूसरी एफ.डब्ल्यू. टेलर साइंटिफिक टेक्निक्स। पहली क्या फाइंड आउट करी, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, और दूसरी इन्होंने फाइंड आउट करी साइंटिफिक टेक्निक्स। आज हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे एफ.डब्ल्यू. टेलर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। यस, हम लोग आज बात करेंगे एफ.डब्ल्यू. टेलर के जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स थे उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जब ये साइंटिफिक प्रिंसिपल आप डिस्कवर किए या जब इन्होंने हम लोग को बताए, उसके बाद से इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाने लगा, क्योंकि इन्होंने जो भी मैनेजमेंट के रूल्स या थ्योरीज या जो कुछ भी बताया था वो सारी की सारी चीजें इन्होंने साइंटिफिकली प्रूव भी करी थी कि हाँ, साइंटिफिकली इसके पीछे ये लॉजिक है और इस लॉजिक की वजह से इसके ये आउटकम्स हैं या ये कॉजेज हैं या ये फिर इसके इफेक्ट निकल के आ रहे। तो हमारे जो एफ.डब्ल्यू. टेलर्स थे उन्होंने हमारे कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं, जिन प्रिंसिपल्स को उन्होंने चार पार्ट में डिवाइड किया। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल्स, एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साइंस नॉट रूल ऑफ थंब के बारे में। वर्ड क्या है मेरा, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस का मतलब यहां पे क्या हो गया कि जो भी चीजें यहां पे उन्होंने परफॉर्म करी हैं, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करी है या जो कुछ भी इन्होंने वर्क किया है जिसपे भी, उन सभी चीजों के पीछे एक साइंटिफिक रीजन अवेलेबल था। जो भी इन्होंने उसमें प्रिंसिपल डिराइव किए हैं या जो भी प्रिंसिपल इन्होंने डिफाइन किए हैं या जो भी प्रिंसिपल इन्होंने हमें बताए हैं, उन सभी के पीछे इन्होंने कई बार रिपीटेड एक्सपेरिमेंट किए थे, लॉजिक्स लगाए थे, उसके बाद इन्होंने उसके हमको प्रिंसिपल डिराइव करके दिए। नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब यहां पे क्या हो गया, हमें रूल ऑफ थंब नहीं चलाना है। रूल ऑफ थंब का मतलब क्या हो गया, मैंने कोई काम किया, मुझसे वो काम अच्छे से हो गया, तो अब क्या हुआ, वही बन गया तरीका, वही बेस्ट मेथड हो गया उस काम को करने का। नहीं, किसी भी काम को करने का कोई एक बेस्ट मेथड नहीं हो सकता है, क्योंकि हर पर्सन का मेंटल लेवल अलग है, हर पर्सन की थिंकिंग कैपेसिटी अलग है, हर पर्सन के हॉरिजॉन्टल ब्रॉड अलग, माइंडसेट अलग है। तो जब आपकी सारी कैपेबिलिटी, एबिलिटी, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग ये सब आपकी डिफरेंट है, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को डील भी अलग अलग तरीके से करोगे। तो हेनरी फ्योल ने बोला कि जब भी हम किसी प्रॉब्लम के बारे में डील करेंगे, हमारी किसी भी प्रॉब्लम के बारे में जब हम डील करेंगे तो साइंटिफिकली करेंगे, ना कि रूल ऑफ थंब लगाएंगे। यानी कि रूल ऑफ थंब का मतलब क्या हो गया, हम डिक्टेटरशिप नहीं करेंगे कि हमने ये कहा है तो वही करना है, या हमने इस चीज का ये सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था तो आपको भी इसी सॉल्यूशन को उसमें इंप्लीमेंट करना है। तो हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या कहा कि भाई देखो, तुम जो भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो उस प्रॉब्लम का साइंटिफिकली कोई सॉल्यूशन निकालो, साइंटिफिकली उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करो, ना कि आप रूल ऑफ थंब लगाएंगे। ठीक है, यानी इन शॉर्ट अगर इसकी एक समराइज में इसको कहा जाए, छोटी सी इसको सेंटेंस में कहा जाए, तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब क्या हो गया कि आप हर प्रॉब्लम का साइंटिफिक सॉल्यूशन ढूंढेंगे, ना कि रूल ऑफ थंब फॉलो करेंगे। यानी कि जो बेसिक प्रिंसिपल आपके पीछे चले आ रहे हैं आप उनको फॉलो ना करके अपने कुछ प्रिंसिपल फाइंड आउट करेंगे और उन प्रिंसिपल से उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेंगे। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब यहां पे होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। यानी कि यहां पे जो भी वर्क परफॉर्म किया जाएगा, जो भी टास्क परफॉर्म किया जाएगा, वो आपके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड मेंटल रिवोल्यूशन के अकॉर्डिंग प्लान आउट किया जाएगा। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या हो गया, हमारे वर्कर और मैनेजर इन दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि दोनों की अंडरस्टैंडिंग आपस में मैच
करती होनी चाहिए। अगर दोनों की अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होगी, दोनों अलग अलग पैटर्न पे काम कर रहे हैं, दोनों अलग अलग मेथड्स पे काम कर रहे हैं, तो कभी भी आपका टास्क ऑन टाइम पूरा नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही लोग अपने अपने मेथड से काम कर रहे हैं। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने के लिए आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। जैसे आप सभी ने बाइसिकल तो सभी ने चलाई होगी, साइकिल सभी ने चलाई होगी। साइकिल में हमारे 2 व्हील्स होते हैं, 2 व्हील्स पर साइकिल चलती है। अगर आगे वाला व्हील फॉरवर्ड मूव करे और पीछे वाला बैकवर्ड मूव करे तो क्या साइकिल कभी बढ़ेगी? वो दो स्टेप आगे जाएगी तो 2 स्टेप पीछे आ जाएगी, यानी आप अपनी स्टैग्नेंट पोजीशन पे ही रह जाएंगे। साइकिल को आगे मूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? दोनों टायर्स को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ही रोटेट करना होता है और तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। वही चीज हमारे इसमें भी है कि एफडब्ल्यू टेलर ने बोला कि हमारी फैक्ट्रीज में, फर्म्स में, ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट वर्क ऑफ पीपल्स काम करते हैं, तो उन सभी को मेंटल लेवल के साथ, मेंटल रिवोल्यूशन के साथ और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। कि अगर वो साथ में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, आपसी कोऑपरेशन के साथ वर्क करते हैं तो फिर वो वर्क एफिशिएंटली और इफेक्टिवली परफॉर्म होगा। अगर वो दोनों डिफरेंट पाथ पे मूव करते हैं तो फिर कभी भी वर्क उनका ना ऑन टाइम खत्म होगा और ना ही मिनिमम कॉस्ट खत्म होगा। ठीक है, नाउ मूव टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल्स। कोऑपरेशन का मतलब क्या हो गया? आप कोऑपरेट करेंगे। कोऑपरेट का मतलब क्या हो गया? वर्कर्स और मैनेजर दोनों एक दूसरे की बात समझेंगे। वर्कर क्या प्रॉब्लम बता रहा है, मैनेजर उसका क्या सॉल्यूशन बता रहा है, दोनों को आपस में इंटरलिंक करना पड़ेगा और फिर चेक करना पड़ेगा कि हाँ, इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है या फिर नहीं है। वर्कर्स को मैनेजर की बात सुननी पड़ेगी एंड मैनेजर को वर्कर की बात सुननी पड़ेगी। वर्कर जो है वो मैनेजर के साथ रिलेट करेगा और जो मैनेजर है वो वर्कर के साथ रिलेट करेगा, यानी दोनों ही आपस में इंटरलिंक्ड होंगे, इंटरकनेक्टेड होंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी और साथ में कोऑपरेशन के साथ, यानी आपसी सहमति के साथ ही दोनों लोग वर्क परफॉर्म करेंगे। यहां किसी भी फैक्ट्री, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, यहां लिखा हुआ है ना, नॉट इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन कभी भी एक फैक्ट्री या फर्म को रन नहीं करा सकता है। कोई भी एक सिंगल पर्सन आपका सारा काम नहीं कर सकता है। जैसे किसी भी फैक्ट्री में एक ही पर्सन, क्या वॉचमैन हो सकता है? वॉचमैन, वर्कर, मैनेजर, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ओनर, क्या एक पर्सन ये 7 रोल प्ले कर सकता है? नहीं कर सकता है। इन 7 रोल के लिए हमें अलग अलग पर्सन चाहिए और जब ये सारे ही पर्सन साथ में मिलकर टास्क परफॉर्म करेंगे तो ही मेरी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। तो वही एफडब्ल्यू टेलर ने बोला कि किसी भी फर्म को ग्रो करने के लिए कोऑपरेशन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। कभी भी इंडिविजुअल एफर्ट के साथ आप ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं करा सकते। ठीक है, तो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल्स का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि आप जो भी टास्क परफॉर्म करेंगे वो कभी भी इंडिविजुअल एफर्ट नहीं होगा, वहां पे हमेशा लोगों के कोऑपरेशन के साथ ही आपका वर्क कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, नाउ मूव टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। एफडब्ल्यू टेलर ने बोला कि देखो भाई, आपको अगर अपने वर्कर्स से काम कराना है तो सबसे जरूरी चीज जो है वो आपके लिए वो क्या है? वो वर्कर्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज करो। वर्कर्स की जो टैलेंट है, उसकी जो स्किल्स है, उनको आपको इनहेंस करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या गलती करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में कि हम लोग कम रेट पे वर्कर्स को हायर कर लेते हैं, जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बुरी चीज होती है। क्यों? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक फैक्ट्री रन करा रहे हो, आपको एक मैनेजर की रिक्वायरमेंट हुई, कई सारे लोग अप्लाई करेंगे मैनेजर के लिए। वहां पे आपने क्या देखा? एक वर्कर है जो मांग रहा है 60,000 रुपीज पर मंथ और एक वर्कर है जो मांग रहा है 20,000 रुपीज। तो आपने क्या किया? 20,000 वाले को हायर कर लिया। अब उससे हुआ क्या? आपने क्या सोचा कि यार ये 60,000 मांग रहा है, ये 20,000 मांग रहा है, तो मैं 20,000 वाले को हायर कर लेता हूं, मेरा 40,000 बचेगा हर महीने। लेकिन अगर ये पर्सन 60,000 मांग रहा है तो इसकी कोई ना कोई तो एबिलिटी होगी, कैपेबिलिटी होगी, एक्सपीरियंस होगा, तभी तो ये 60,000 मांग रहा है। बट हमने क्या किया? मनी टर्म्स के आगे उसकी ये सारी क्वालिटीज हमने इग्नोर कर दी। तो अब जो ये 20,000 वाला वर्कर ये क्या करेगा? आपको इसको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, आपको इसका डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा, आपको इसको मोटिवेट भी करना पड़ेगा, आपको उसको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग में भी भेजना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको इसको सिखाना है। यानी कि आप अब क्या कर रहे हो? अब आपका जो मैनेजर है वो वर्कर्स को नहीं सिखा रहा है, आप अपने मैनेजर को पहले सिखा रहे हो। तो उन्होंने, एफडब्ल्यू टेलर ने क्या बोला कि किसी भी फैक्ट्री फर्म्स में आपको सबसे जरूरी चीज क्या है? सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स।
सबसे पहले आप क्या करोगे, वर्कर का सिलेक्शन बेस्ट तरीके से करोगे। अगर आपके वर्कर बेस्ट होंगे, एफिशिएंट होंगे, नॉलेजेबल होंगे, कैपेबल होंगे, तो फिर वो आपके ट्रेंड भी जल्दी हो जाएंगे, उनका जो स्किल्स है वो भी डेवलप जल्दी हो जाएगी और वो ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा बेनिफिट देंगे। बट अगर आपने अपने वर्कर के साथ मॉनिटरी टर्म्स के साथ उसको कंपेयर करना शुरू कर दिया और पैसे की वजह से आपने लो स्टैंडर्ड का वर्कर हायर कर लिया, तो ना ही वो आपको ट्रेनिंग टाइम पे दे पाएगा, ना ही वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ सपोर्ट कर पाएगा और ना ही वो आपके प्रोडक्शन को इनहेंस कर पाएगा। ठीक है, तो डब्ल्यू टेलर ने क्या बोला कि भाई टाइम टू टाइम आपको अपने वर्कर्स की जो एफिशिएंसी है, जो उनकी स्किल्स है, उसको टाइम टू टाइम आपको बढ़ाना होगा ताकि आपके वर्कर्स जो है वो आपकी फैक्ट्री के लिए सपोर्ट कर पाए। ठीक है, तो अब जैसे कि आपको पता है हमारे बीएसटी में या बिजनेस स्टडीज में मोस्ट ऑफ द जो चीजें होती है वो केस स्टडी में आती है। तो आप कैसे पहचानोगे कि आपकी केस स्टडी में क्या आंसर होगा इसका? तो बच्चों सबसे पहली चीज जो आपको जरूरी है ध्यान देने वाली इस चैप्टर में यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, सबसे ज्यादा जो कंफ्यूज करता है वो क्या करता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल। अगर क्वेश्चन ने मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल पूछा है तो आप हेनरी फ्योल के बताओगे, अगर क्वेश्चन ने साइंटिफिक प्रिंसिपल पूछे तो आप एफडब्ल्यू टेलर के बताओगे। हेनरी फ्योल ने सिर्फ प्रिंसिपल बताए थे, एफडब्ल्यू टेलर ने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बताए हैं। तो अगर आपकी केस स्टडी में कहीं भी आपको वर्ड मिल जाए कि आपकी जो पूरी चीजें हो रखी हैं या पूरी जो चीजें आपको केस स्टडी में दी गई हैं उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो बेस किस पे कर रहे हैं, फैक्ट्स एंड फिगर विद प्रॉपर रीजनिंग, यानी कि आपके जो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन है वो फैक्ट्स एंड फिगर पे बेस है और उन सॉल्यूशन के पीछे प्रॉपर लॉजिक है, प्रॉपर रीजन है उसके पीछे, तो आपका आंसर क्या होगा, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। यानी कि अगर आपकी केस स्टडी में आपको कहीं भी वर्ड दिख जाए कि फैक्ट्स एंड फिगर पे बात हुई है, जो मैनेजर ने किया उसका प्रॉपर रीजन है उसके पास और उन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पूछे हैं, तो आंसर आपका क्या होगा, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आपकी केस स्टडी में कहीं भी आपको वर्ड दिख जाए कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और वो डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वर्क कर रहे हैं, आपस में कंट्रीब्यूट करके वर्क कर रहे हैं या आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ वर्क कर रहे हैं और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उन डिपार्टमेंट्स के बीच में, तो आपका आंसर क्या होगा, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब स्टूडेंट सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है वो इन्हीं दोनों में होता है, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड एंड कोऑपरेशन, क्योंकि इसमें भी हम लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं और कोऑपरेशन में भी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो इन दोनों केस स्टडी में आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि किसका क्या आंसर है? अगर केस स्टडी में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आ रही है, यानी कि आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे डिपार्टमेंट्स मिलके काम कर रहे हैं, वर्क टुगेदर, अगर सब साथ में काम कर रहे हैं तो हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड होगा। अगर सबने काम अलग अलग किया है लेकिन उसका रिजल्ट एक साथ आया है, काम सबने अपना अपना परफॉर्म किया और उन सारे काम को हमने एक साथ कंबाइन कर दिया, तो आंसर क्या होगा, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अगर सबने मिलके काम किया है तो हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, और अगर सबने काम अलग अलग किया है उसके बाद हमने उसको कंबाइन किया तो कोऑपरेशन। ठीक है, और अगर पूरी केस स्टडी में कहीं भी वर्ड आ जाए कि मैनेजर ने अपने वर्कर की एफिशिएंसी इंक्रीज करी, मैनेजर ने वर्कर्स को ट्रेनिंग दी, डेवलपमेंट किया, प्रॉपर सिलेक्शन किया है, अगर इन टाइप्स के वर्ड आ जाते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। नाउ अब हम लोग बात करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे एफडब्ल्यू टेलर ने दो चीजें डिस्कवर कर दी थी, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड साइंटिफिक टेक्निक्स। अब हम लोग बात करते हैं पहले मॉडर्न टेक्निक्स के बारे में कि प्रेजेंट टाइम पे हमारे यहाँ क्या मॉडर्न टेक्निक्स फॉलो की जा रही हैं जिसको हम अपनी फैक्ट्रीज में या फॉर्म्स में अप्लाई रेगुलर बेसिस पे करते हैं। तो जो ये मॉडर्न टेक्निक्स हैं, इन मॉडर्न टेक्निक्स को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, ये 5 हमारी टेक्निक्स हैं। सबसे पहली है हमारी ऑपरेशंस रिसर्च। ऑपरेशन रिसर्च का मतलब क्या होता है, ऑपरेशंस यानी कि जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी आप काम करते हैं उसको ऑपरेशंस कहा जाता है। रिसर्च का मतलब होता है जब भी हम उसके बारे में कुछ रिसर्च करते हैं, कुछ स्टडी करते हैं, उसके बिहेवियर को पढ़ते हैं, उसमें क्या हो रहा है ये चीजें समझने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन रिसर्च। तो ऑपरेशन रिसर्च क्या होता है कि जब भी कोई जो मेरा मैनेजर होता है वो अगर कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लाना चाह रहा है तो उस प्रोडक्ट को लाने से पहले वो पूरी हमारी मार्केट का जो सर्वे करता है और प्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं उनकी स्टडी करता है,
वो पूरा मेथड या वो पूरी स्टडी मेरी कहलाती है ऑपरेशन रिसर्च। यानी कि ऑपरेशन रिसर्च का मतलब क्या हो गया, कोई भी काम करने से पहले उस काम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना या कंप्लीट सर्वे करना मेरा कहलाता है ऑपरेशनल रिसर्च। सेकंड मेरा आता है लीन मैन्युफैक्चरिंग। लीन मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है कि अब के टाइम पे क्या हो गया है कि जो हमारे फैक्ट्री ओनर्स है वो क्या करते हैं, लीन मैन्युफैक्चरिंग फॉलो करते हैं। लीन मैन्युफैक्चरिंग में हमारे 7 वेस्टेज है जो कि वो मैनेजर कम से कम करने के बारे में सोचता है, या जो एक प्रोडक्शन पे जो ये 7 टाइप के वेस्टेज होते हैं उनको कैसे रिड्यूस किया जाए उनके बारे में पढ़ता है। तो ये 7 वेस्टेज कौन कौन से हैं मेरे, टाइम, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग, मोशन, इन्वेंट्री, स्क्रैप एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। टाइम, ट्रांसपोर्टेशन ये आपको पता ही होगा, प्रोसेसिंग यानी हम जो काम करते हैं, मोशंस काम करते वक्त हम जितना मूवमेंट शो करते हैं वो मेरा कहलाता है मोशंस। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो मैंने पढ़ाते टाइम बहुत बार ऐसे ऐसे हाथ हिलाए हैं, तो ये जो मेरी एक्टिविटीज है ये मेरी हो गई मोशंस। अब फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं और कंप्यूटर पे वर्क करते करते अचानक से आपने सडन इस टाइप से डिफरेंट टाइप से आपने कुछ मोशंस परफॉर्म किए, तो अगर आपके एक बार मोशन में आपको 15 सेकंड्स लगते हैं और दिन भर में आपने 10 बार ऐसा किया, 15 सेकंड्स लगते हैं 10 बार दिन में ऐसा किया, यानी कि 150 सेकंड्स आपने वेस्ट किए। अगर आपकी फैक्ट्री या फर्म्स में 1 लाख एम्प्लॉय काम कर रहा है तो 1 लाख एम्प्लॉयज ने 150 सेकंड वेस्ट किए हैं, यानी कि कितना ज्यादा टाइम कंपनी का वेस्ट हो गया, उसमें वो कितना प्रोडक्शन कर सकती थी। तो इस मोशन एक्टिविटी को भी रिड्यूस करने के लिए आजकल के टाइम पे मैनेजर्स वर्क करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज काइजन। काइजन हमारा एक जापानीज वर्ड है जिसका मीन्स होता है बेटर, यानी कि काइजन क्या हो गया कि एक जापानीज वर्ड है, मतलब एक जापानीज वर्ड है काइजन, जिसको इंडिया में हम लोग बोलते हैं बेटर। यानी कि आप जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उस टास्क से अगर आप बेटर रिजल्ट अचीव कर रहे हो, अपने बेटर आउटकम्स के लिए कोई काम कर रहे हो या कोई भी काम आप कर रहे हो बेटरमेंट के लिए, तो इट जस्ट नोन एज द काइजन इन अ जापानीज लैंग्वेज। नाउ सिक्स सिग्मा। सिक्स सिग्मा का मतलब होता है कि हर फैक्ट्री मैनेजर या ओनर्स क्या करते हैं, एक क्वालिटी स्टैंडर्ड बना लेते हैं और अपने जो भी प्रोडक्शन है वो उसी क्वालिटी स्टैंडर्ड पे ही रखते हैं, ना उससे ऊपर और ना उससे नीचे। क्योंकि अगर आपके क्वालिटी स्टैंडर्ड, जैसे आपने क्वालिटी स्टैंडर्ड यहां पे मार्क किए, अगर आपने क्वालिटी स्टैंडर्ड से ऊपर कर दिए तो आपको प्रॉफिट कम होगा, अगर क्वालिटी स्टैंडर्ड से नीचे कर दिए तो लोग प्रोडक्ट परचेज नहीं करेंगे, तो दोनों ही केसेस में आपके लॉस होने के चांसेस ज्यादा है। तो फैक्ट्री मैनेजर क्या करता है, वो एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देता है और उसी स्टैंडर्ड पे ही वर्क परफॉर्म करता है, जिससे उसके जितने भी टाइप्स के अदर एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो एक्सपेंसेस ना हो और उसकी कॉस्ट कम से कम। नाउ नेक्स्ट इज जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग। जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हो गया जैसे ही आपने सामान मांगा हमने तुरंत आपको बना के दे दिया। तो जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, मेरी कॉस्ट भी बचती है, टाइम भी कम लगता है और ऑन द स्पॉट वो अवेलेबल हो जाती है, तो लोगों को फ्रेश आइटम हमेशा रिसीव होते हैं, जिससे लोगों के दिमाग में आपकी एक अच्छी इमेज फॉर्म हो जाती है। तो मॉडर्न टेक्निक्स हमारी किन किन चीजों पे बेस करती है, हमारे रिसर्च पे कि हमने पूरा रिसर्च क्या किया है, लीन मैन्युफैक्चरिंग यानी अननेसेसरी जो हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं उनको कम किया जाए, काइजन जो भी आप काम करें उससे कुछ बेटर ही अचीव करें, सिक्स सिग्मा क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को बार बार चेंज मत करें, और लास्ट हमारा मैन्युफैक्चरिंग जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जो भी चीजें आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ऐसी प्रोड्यूस करिए कि उसको तुरंत तुरंत आप इस्तेमाल कर सकें। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आज हमने 2 चीजें पढ़ी है, क्या क्या, एफडब्ल्यू टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड मॉडर्न टेक्निक्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे एफडब्ल्यू टेलर के साइंटिफिक टेक्निक्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, एफडब्ल्यू टेलर के साइंटिफिक टेक्निक्स और उन्होंने किस तरह से इन टेक्निक्स को अप्लाई किया है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। सो नाउ थैंक यू क्लास एंड नो दिस।